So thanks for coming, and this is about the second trailer launch of Titli. Titli is a film जो बहुत मेहनत से और बहुत टाइम लेके हमने बनाई है, and Titli is the second film of the co-production slate between YRF and DBP. And Titli is a film that started about a year and a half to 2 years ago, and between Kanu and me it started even before that. So 3 साल हो गए, almost 3.5 3 and a half years. And today it gives me great pleasure to present the family of Titli. Titli is a film about a family, and that family is here. Titli is a film about a father and a son, brothers, a wife, and the shadow of a mother who is not there, but she is very much there in the film. तो हमारी फैमिलीज़ में जो भी रिश्ते होते हैं, उन सब रिश्तों को लेके एक फिल्म है तितली. और बड़ी मज़ेदार बात है कि हिंदुस्तानी सिनेमा में, बॉलीवुड में फैमिली पे जो फिल्म बनाते हैं उनमें द लास्ट वर्ड कहा जाता है वो यशराज फिल्म्स की फिल्मों का होता है. और आज से 20 साल पहले एक फिल्म आई थी जिनका नाम आप सबको पता है, अभी भी चल रही है शायद. और आज से ठीक 20 साल पहले एक फिल्म रिलीज़ हुई थी जो भी फैमिली के ऊपर थी. और 20 साल बाद एक और फिल्म रिलीज़ हो रही है तितली, जो भी फैमिली के ऊपर है. लेकिन हम सब जानते हैं कि तितली एक बहुत ही अलग तरीके की फिल्म है. इसमें वही इंडियन फैमिली है, लेकिन डिपिक्शन, ट्रीटमेंट बहुत ही नया है, बहुत ही आज का है. और आई फील it's a great indicator of the change that Indian cinema, Indian society has gone through. And आज पूरी तितली की फैमिली यहाँ पे है. और सिर्फ इस फैमिली के सिवाय भी इन सब के पीछे एक एक फैमिली छुपी हुई है, इनकी अपनी अपनी फैमिली, जिनके लिए वो आज यहाँ पे हैं, जिनसे लड़के या झगड़ के या जिनके साथ प्यार मोहब्बत में नेगोशिएशन करके वो आज यहाँ पे बॉम्बे में आए हैं, एक्टर बने, डायरेक्टर बने, जो भी बने. तो आई विल थ्रो इट ओपन फॉर क्वेश्चंस एंड टू गेट यू गाइस टू नो द फैमिली ऑफ तितली. सबसे पहला सवाल आपसे कि आपने जो ट्रेलर लॉन्च पे कहा कि समथिंग वेंट रॉन्ग विद द फर्स्ट ट्रेलर, तो क्यों आपने सोचा कि सेकंड ट्रेलर लॉन्च करना है? क्यों, क्या ऐसा गलत था? क्योंकि मैंने पहला ट्रेलर भी देखा था, बहुत फेस्टिवल सा फील था उस ट्रेलर का. तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक बड़ी अजीब दुविधा है. मैं हिंदी में ही बोलता हूँ क्योंकि आपने सवाल हिंदी में किया है. हमारे यहाँ पे क्या होता है कि फेस्टिवल का नाम सुन के ही दर्शकों का एक बहुत बड़ा समुदाय और डिस्ट्रीब्यूटर का समुदाय और मार्केटिंग जो फिल्म करते हैं उनका समुदाय डर जाता है कि ये पकाएगी तो नहीं, ये दिमाग का दही तो नहीं करेगी. क्योंकि इस तरह की कुछ फिल्में होती हैं जो कहती हैं हम फेस्टिवल हैं, और फिर वो थोड़ी सी पकाती हैं. लेकिन कनु बहल जिस तरह के डायरेक्टर हैं, वो इस तरह के डायरेक्टर बिल्कुल नहीं है कि वो पकाना चाहते हैं. इनफैक्ट कनु की कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स भी हैं जो हंसा हंसा के पेट में दर्द करा देती हैं, जो वो आगे करेंगे. तो पिछला जो ट्रेलर था वो हमने थोड़ा सा जल्दी में, हमने कान फिल्म फेस्टिवल के लिए जो ट्रेलर बनाया था उसका ही एक रूपांतर हमने इंडिया में चलाया था. चला के हमने देखा कि हमको मालूम नहीं था, हम ऑब्जेक्टिव नहीं थे, लेकिन हमने जब फोकस ग्रुप के दर्शकों को तितली का इंडिया कट दिखाया, उन्होंने हमको थप्पड़ बस नहीं मारा. उन्होंने कहा कि यार ये इतनी एक्सेसिबल और इतनी सीधी फिल्म है, इतना समझ में आता है इस फिल्म में, तुम क्या कह रहे हो कि ये मेरी फैमिली में साथ हो चुका है, तो इसको तुमने इस ट्रेलर में ऐसा क्यों दिखा रहे हो? तुम जो फिल्म का कोर कथानक है तुम ट्रेलर में दिखाओ उसको. तो वो सुन के हम थोड़े चेते और हमने नया ट्रेलर बनाया. और आज के रिएक्शन से और जिनको भी हमने दिखाया लोगों को, हमको लगा कि अब हम सही गए. ये इसका मीनिंग क्या है? हर फैमिली नहीं होती? इसका जवाब आपको कनु देंगे, क्योंकि ये कनु ही हैं जिन्होंने पूरी फैमिली को यहाँ पे गैदर किया, तो वो आपको बताएंगे. इसका जवाब हर फैमिली नहीं होती है. तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य उसी में छुपा हुआ है, मुझे लगता है. इलैबोरेट कीजिए. प्रसंग सहित व्याख्या. हर फैमिली नहीं होती मतलब वो उसमें फैमिली से जुड़े हुए जो बहुत सारे
अलग अलग संदर्भ में वो हम खोलना चाह रहे हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स खोलना चाह रहे हैं। फैमिली में बहुत कुछ हो सकता है, डिस्कॉर्ड भी हो सकता है, डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। खासकर इंडियन फैमिलीज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज होती हैं। जैसे हम लोग आपस में बात करते थे शूट में, तो एक हमारा अपना कोड था कि हिंदुस्तानी फैमिलीज में से एक चाय पियोगे मोमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, बहुत ज़्यादा तकरार होती है और 1 घंटे तक 1.5 घंटे तक सब प्लेट कप तोड़ने के बाद कोई एक दूसरे से बात नहीं करता और फिर झगड़ा ख़त्म होता है चाय पियोगे से। तो इंडियन फैमिलीज बहुत पेक्यूलियर होती हैं और कई तरह से डिसफंक्शनल भी होती हैं। समहाउ देयर इज दिस थिंग कि वी आर नॉट वेरी गुड टॉकर्स। तो फिल्म इसके अराउंड कुछ चीज़ें फैमिली के अराउंड खोलने की कोशिश करती है और उसी पर्सपेक्टिव के बारे में ज़्यादा बात करने की कोशिश कर रही है कि हर फैमिली क्या फैमिली होती है और अगर होती है तो किस तरह होती है और नहीं होती है तो किस तरह होती है। Ranveer, would you like to refresh your memory and tell us about any peculiarity that he is mentioning? You may have experienced in real. If I've experienced in real, okay, that would be telling. But I think I'd like to elaborate a little bit on what Kanu has just said. I think when we talk about family, we talk about a certain kind of idealism which goes with family. माँ बाप का प्यार, भाइयों के बीच में जो कमराडरी वगैरह वगैरह. I think what her family नहीं होती means is that lot of times you find people thrown into those relationships, but they are missing the core emotions. कि भाई और भाई, वो भाई तो हैं लेकिन कमराडरी नहीं है, भाईचारा नहीं है. अगर माँ बाप हैं, अगर बाप बच्चा है तो बाप का प्यार है बस होना चाहिए, बट एक्चुअली वो इज इट प्यार? यहाँ प्यार के साथ इज देयर सम काइंड ऑफ वायलेंस एसोसिएटेड विद इट. अब आप जो कह रही थी, जैसे मेरा कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, तो एक चीज़ जिसने मुझे इस स्क्रिप्ट की ओर बहुत खींचा था, बिकॉज आई हैव सीन सर्टन अमाउंट ऑफ वायलेंस ट्रैवलिंग फैमिली टू फैमिली, जनरेशन टू जनरेशन. मेरे भाइयों ने मुझे पीटा, क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी ने उनको पीटा. मेरे पिताजी ने उनको क्यों पीटा? क्योंकि मेरे दादा ने मेरे पिताजी को पीटा. तो दिस इज पार्ट ऑफ हाउ आवर फैमिलीज. बट आई एम सेइंग, इसको कहते हैं हम लोग फैमिली है, बट इज इट फैमिली? दैट इज व्हाट इट मीन्स कि हर फैमिली नहीं होती. सो मीनिंग कोर इमोशंस फ्रॉम रिलेशनशिप्स हैव म्यूटेटेड व्हेन दे मीट विद रियलिटी. लाइक आई सेड, फैमिली के साथ कुछ आइडियलिज्म जुड़ा हुआ है. इनफैक्ट आप YRF की फिल्में देखें या धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्में देखें, इट्स ऑल अबाउट लविंग योर फैमिली. इतने दशक तक हम जो डार्कर साइड ऑफ इंडियन फैमिली है उसको कारपेट के नीचे धकेलते आए हैं. तो पहली बार एक फिल्म ऐसी आई है तितली, जो कि उन चीजों को कारपेट को उठा रही है, उन चीजों से कि व्हाट आर द डार्कर एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन फैमिली. उसमें पेट्रियार्की भी है, उसमें जो फैमिली का आइडियलिज्म है, व्हेन इट मीट्स रियलिटी, किस तरह से वो इमोशंस और वो रिलेशनशिप्स म्यूटेट करते हैं, which makes you wonder कि is this what it's actually supposed to be? एक उदाहरण दूंगा. आप में से काफी सब जर्नलिस्ट ही हैं. आप में से किनके पिताजी ने बोला था कि वाह तुम जर्नलिस्ट बनने जा रहे हो? किसने बोला? आपको तो ये बोला था ना कि ये रहा फॉर्म इंजीनियरिंग कॉलेज का, ये रहा फॉर्म इंग्लिश में MA का, ये लो पकड़ो, उधर जाओ करो. जब आपने कहा नहीं पिताजी मैं पत्रकार बनना चाहता हूं, या माँ मैं पत्रकार बनना चाहता हूं, तो तमाचा पड़ा होगा. या रात को माताजी मासी को फोन करिए, पता नहीं क्या कह रहा है, जर्नलिस्ट बनेगा. वो साथ वाला देखो जोशी का लड़का, उसने तो सेट पास कर लिया, ये तो पता नहीं क्या. तो मैं अभी भी अपने माँ बाप से कभी कभी सुनता हूँ ये. आप जरा अपने फैमिली के बारे में बताएं बावला सर. मैं इस पे ऐड करना चाहूँगा, फैमिली नहीं होती है. और उसके बाद एक उदाहरण देना चाहूँगा अपनी लाइफ से कि मैं कानपुर से हूँ. हम लोगों का लेदर का काम था, हम लोग लेदर के जूते बनाते थे, बेचते थे. तो ऑब्वियसली पापा का मन था कि हम लोग उनकी मदद करें. अब पापा का आई थिंक कुछ जब हम लोग 10, 12, 15 साल के हुए तो आई थिंक उनको खुद का मन जो है वो उचड़ गया अपने काम से, खुद ही काम उचड़ गया. तो उन्होंने ये डाल दिया हमारे ऊपर कि क्योंकि बच्चे मेरी मदद नहीं कर रहे हैं मेरे काम में, और ये बेकार है, निकम्मे हैं, नकारा है, कोई दिल्ली जाना चाहता है, कोई कहीं जाना चाहता है पढ़ने, तो मैं अपना धंधा ही बंद कर देता हूँ.
चक्कर ये है कि आप जब फैमिली की बात करते हो तो आपको एक फोटो दिखाई देता है जिसमें कि जैसे कि तितली का एक पोस्टर है यहाँ पे पीछे हमारे, कि एक हंसते हुए पापा हैं, एक बहुत ही भोली भाली सी मम्मी हैं, 2 मासूम से बच्चे हैं, और इस तरीके का आपको एक हैप्पी फैमिली दिखाई देता है। बट क्या वो असलियत है? क्या वही चल रहा है या वो सिर्फ दिखाया जा रहा है? तो बेसिकली जैसा रणवीर ने और दिबाकर ने बोला कि हम जो तहे हैं उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो असलियत में पीछे हो रहा है उसको आपके सामने लाके दिखाएं। अब ऐसा नहीं है कि हमारी वाली फैमिली में प्यार नहीं है, हमारी फैमिली में प्यार बहुत है। जैसे कि ट्रेलर में आपने देखा, वो भी प्यार दिखाने का एक नज़रिया है कि यार तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो तो अब तुम्हें चांटा पड़ना तो ज़रूरी है, या तुम अगर ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा, अगर तुम वो नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कमरे में बंद कर दूंगा। तो इस तरीके की जो बातें हैं, इस वजह से आई थिंक ये स्लोगन फिट बैठता है कि जो फैमिली का हमारे दिमाग में जो मामला है कि ऐसी होती है फैमिली और इसी को फैमिली कहते हैं, तो क्या हकीकत में वो फैमिली है कि नहीं? एक्चुअली हम सब वो झेल चुके हैं। मैं इस फिल्म में मैं यही कहना चाह रहा था कि हम आप सब अलग अलग रूप से जो तितली की फैमिली में हो रहा है हम सब झेल चुके हैं। एक इंसान इस रूम में ऐसा नहीं है जो कभी ना कभी उस मुकाम से नहीं गुजरा होगा कि उसको लगे कि यार ये क्या फैमिली, कहाँ पैदा हो गया मैं, यू नो। तो ये जो एक, लेकिन साथ साथ वो प्यार भी है। दैट्स व्हाट। ऑफ कोर्स तितली में थोड़े मतलब इट्स नॉट टू से कि आपके मतलब फैमिली भी क्राइम में है, बट पॉइंट इज कि वो एक्सट्रीम्स में आपको टू इवोक दैट फीलिंग, टू अंडरस्टैंड दैट, थोड़ा एक्सट्रीम्स लिए गए। बट आपने जो आपके सवाल से इतना बड़ा शुरू हुआ है सेशन कि द पॉइंट बीइंग कि फैमिली, हर फैमिली नहीं होती, मीनिंग कि द कोर इमोशंस यू वंडर इज दिस व्हाट फैमिली सपोज्ड टू बी। ये जो क्राइम है ये तितली की फैमिली के लिए क्राइम नहीं है। पापा ने तो बोला है अच्छे से बेटे जाके काम करो, फिर हम वैष्णो देवी जाते हैं, और वो काम क्या है वो आपने देखा है। तो फॉर तितलीज फैमिली इज नॉट अ क्राइम, वो तो धंधा है। मेरा सवाल आपसे है कि फिल्म का नाम तितली, क्या ये लड़के का नाम तितली है या क्यों पड़ा हुआ है? जो ये नाम लेके पैदा हुआ है और जिसकी बदकिस्मती है कि उसके ऊपर ये फिल्म बन रही है, मैं उसी को माइक देता हूँ, वो आपको बताएगा। मैं उसमें तितली का किरदार निभा रहा हूँ। एंड जैसे रणवीर ने कहा, मैंने बचपन से थैंकफुली मैं पेटा नहीं हूँ और मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, पर इस सपोर्ट के पीछे भी मतलब बीच में बहुत चीज़ें अनकही रह जाती हैं। इंडियन फैमिलीज़ में ज़रूरी बातें नहीं होती हैं बिल्कुल भी, जो दिल में तुम कुछ कहना चाहते हो, चाहे गर्लफ्रेंड की बात हो चाहे कुछ हो, इंडियन फैमिलीज़ कम्युनिकेट नहीं कर पाती। और मैंने भी खुद ये रिलेट किया, शायद बहुत प्यार मिला मुझे बचपन में, मैंने नाई बहुत थप्पड़ खाए हैं, बहन से बहुत खाए होंगे पर माँ पिता से नहीं खाए। तो ये जो सब्जेक्ट मैटर था फिल्म का, मैंने इसलिए रिलेट किया इससे क्योंकि मैं भी इन चीज़ों से बीत चुका हूँ और ये बहुत चीज़ें मेरे मन में चलती हैं परिवार के बारे में। माँ बाप से जो नहीं खाए वो हमने पूरे कर दिए हैं। मैंने आपको हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे देते हैं यहाँ पे। बिल्कुल नहीं, सवाल ये था कि आपका नाम तितली कैसे पड़ा? मेरा ये अगर पिताजी भी चाहें तो बता सकते हैं। तितली नाम रखने का एज राइटर्स रीज़न यही था कि फिल्म काफ़ी हद तक पेट्रियार्की के बारे में बात कर रही थी और वायलेंस के बारे में बात कर रही थी। तो जाहिर है जब हम कैरेक्टर लिख रहे थे हम ये सोच रहे थे कि एक लड़का है जो अपने परिवार से भागना चाहता है, बड़ा भाई है, वायलेंट है, उससे परेशान है बहुत हद तक और उससे भागना चाहता है, और फिल्म पेट्रियार्की के बारे में बात करने जा रही है। तो एक तरह से ये एक कमिंग ऑफ एज फिल्म भी थी, एक तरह से एक फिल्म थी इसके अपने में तितली के कैरेक्टर के अपने आप में आने की। दूसरा ये था कि एक फेमिनिन नाम हमें सही लग ही रहा था बाय द साउंड ऑफ इट, क्योंकि एक तरह से वो एक तितली की तरह उड़ने वाला था शायद। तो ये एक दो रीजंस राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये थे, जहाँ एक पॉइंट पे हमको सही लगा कि इस कैरेक्टर का नाम तितली ही हो सकता है या फेमिनिन ही होना चाहिए। बाकी स्क्रिप्ट की माइथोलॉजी के अंदर कहानी ये है कि तितली की जो माँ थी उसके 2 बेटे हुए और उसके बाद बेटी का इंतजार कर रही थी, बेटी कभी हुई नहीं, तो बेटी नहीं हुई तो तितली का नाम ही तितली रख दिया। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा अपने पर्सनल उससे, कि एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा है जादू। समझ रहे हैं आप? तो प्यार से कुछ भी नाम रखा जा सकता है। और फिर वो प्यार से रखे हुए नाम को दबाते दबाते उम्र गुजर जाती है। जैसे मेरा एक पेट नेम है जो कि मैं बिल्कुल 20 साल से दफना चुका हूँ उसको, तो वो बता नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ दफना चुका हूँ, आप कह रहे हैं बता दीजिए। आज बता दीजिए, आज खोल ही दो। पॉइंट फैमिली का राज बोल दीजिए आज।
रणवीर क्या ये राज मेरे साथ ही जाएगा? आई कैन टेक अ गेस, पोंदू। ये नॉर्थ में होता है, वैसे नॉर्थ में अचानक पिताजी बुलाते हैं, लवली ओए और लवली, फिर एक 6 फुट का एक बहुत बड़ा एक लड़का सीढ़ी से नीचे उतर। हमारे नेबर्स थे जिनके 2 भाई थे, कजन्स, जिनके एक्चुअली नाम थे पोसू एंड पादू। और प्लीज डोंट, मैंने गलती करके एक दिन उनकी मम्मी से पूछ लिया, आंटी इनके नाम आपने ये क्यों रखे हैं? एंड यू कैन बी श्योर कि स्टोरी वही थी जो आपको नाम से लग रहा है। नामकरण का एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि हम लोग छोटे छोटे थे तो गोमती एक्सप्रेस में हम लोग कानपुर से दिल्ली जा रहे थे। मेरा नाम नवीन था और मेरे छोटे भाई का नाम सचिन था। तो मेरी माँ ने किसी और लेडी को सुना वहाँ पे अमित सुमित ऐसे करते हो, तो उनको ये ना बड़ा अच्छा लगा कॉम्बिनेशन, अमित सुमित अमित सुमित। तो उन्होंने ट्रेन में ही नाम बदल दिया हमारा। तो हम लोग कानपुर से चले और दिल्ली तक पहुँचते पहुँचते हम अमित सुमित थे और हाईली कंफ्यूज थे 1 साल तक। तो नाम तो कुछ भी हो सकता है। रणवीर, ट्रेलर में एक लाइन है कि शादी भी फैमिली प्लान से होती है, तो इस प्रथा में आप कितना बिलीव करते हैं और आप क्या अपनी लाइफ में कंटिन्यू करना चाहेंगे आप इसे? मैं सवाल नहीं समझा, क्या फैमिली प्लानिंग? शादी भी फैमिली प्लान से होती है, ये ट्रेलर में एक लाइन है। हाँ। तो आप इस प्रथा में कितना बिलीव करते हैं? देखिए, वो उन्होंने कोलोकियल लैंग्वेज यूज की है कि फैमिली प्लानिंग से होती है, यानी कि जो फैमिली चाहती है आपकी शादी उस हिसाब से होती है। क्या ये आप पूछ रहे हैं? क्या मैं ये चाहता हूँ, मैं मानता हूँ? नहीं, ऑब्वियसली नहीं सर। मेरी शादी, मेरी अरेंज मैरिज नहीं हुई, मेरे भाइयों की थी, दोनों की, बट मेरी अरेंज मैरिज नहीं थी। सो ऑब्वियसली मैं इस तरह की फैमिली प्लानिंग में नहीं बिलीव करता, लेकिन हाँ, हम दो, हमारे 1 या 2 में मैं बिलीव करता हूँ। Ranveer, continuing on that question, do you still believe in the institution of marriage? Yes, I take it this is about our recent announcement for my separation. So, but I don't blame the institution of marriage for anything. I blame myself for that. I don't think the institution of marriage has anything to do with that. Dibakar, tell us about. I believe in the institute of marriage. I have a different question for you. Tell us about the problems that you faced from the censor board in getting this film passed, and how many cuts have been enforced by them. Actually, we did not face any problems in the beginning when we screened it for the censor committee. It's a slightly anticlimactic experience. Kanu and I were there for the first committee hearing, and they hadn't cut a single second of the whole film, and we were very overjoyed. But they had said that because of the strong language being used, we will leave it to the chairman's discretion as to what's to be done. Then I think we waited to be called by the chairman for a long time, and we were slightly hazy about the procedure. We couldn't understand what was happening. And then I think the chairman called us after about 2 weeks. 2 weeks, and then he recommended that because of the strong language in the film, we go in for a revision committee. We went for a revision committee. The revision committee actually passed the film without any dilution of the strong language, except for 3 scenes. Yeah, 2.5 scenes. Yeah, 3 scenes where they said that the repetition of the strong language should be reduced to 50%, something like that. So we did that. And we were quite happy that it would sort of go like that, because the film wasn't touched at all. But after that, how much time elapsed? Another couple of weeks. Couple of weeks, maybe more. I think about a month. After that, we were still not getting our certificate for about a month, and then we requested the censor board and the chairman to sort of look into our matter. Then we went there and met the chairman again. And the chairman looked at the revision committee's, revising committee's recommendations and said that because of some, what was the reason? Because of some procedural thing. The whole 50% issue. And the chairman actually could not agree with the revising committee's recommendation because of some technical problem where the revising committee had said according to the guidelines. Now, apparently the guidelines say something else. So we were further confused. We went back and looked at the guidelines. We couldn't understand which guidelines we're talking about. Then again we met the chairman, and then the chairman told us to sort of reduce the strong language in all the other scenes,
and yeah, correct, that's what he said. So then we had to reduce the strong language in some other scenes as well. And after that, there was another period of waiting, and then we got the censor. So we've been left slightly confused with the whole process, but thankfully the film hasn't been hurt at all. So that was our experience. And later on we were told that apparently the recommendations of the revision committee cannot be superseded by anybody else, even if it's the chairman. But we are not the legal authority on these, because we make films, and you might think that we know about censor laws deeply or whatever it is, but it's not so, because the laws are so intricate and so bureaucratic that we can't understand what they are. So sometimes कोई कुछ कहता है तो हम वो मान लेते हैं, उसके बाद कोई और कुछ कहता है तो हम वो मान लेते हैं. So we've told you the sum total of our experience. Now you make the sense of it. The protagonist in your film is, like Kanu said, trying to escape a violent and patriarchal society. So do you think he stands for the young Indian man, or do you think this is a film that's going to resonate more in B&C centers? I think first of all he stands for Kanu, because he's been, I mean, during the making of the film I realized I got phone calls from the crew कि ये कनु ना शशांक को कनु बना रहा है, क्योंकि कनु की उम्र ज़्यादा है, उसकी वो एक्टिंग वाली शक्ल नहीं है, इसलिए उसने शशांक को लिया और उसको अपने इमेज में पूरा बना के फिर उसको डाल रहा है, फिर अपने पिताजी को भी कास्ट कर दिया as his पिताजी. So first of all it stands for Kanu. Now why, that you'll have to ask Kanu. Secondly, I think any family from Delhi to Kanpur to Buenos Aires to Berlin to Nairobi to Jakarta can get this film. I have personally seen proof to this fact. I think family is the most fundamental unit of society that is known to man. और उस सोसाइटी में अपने ही कुछ चलते रहते हैं, अटकलें चलती रहती हैं. सो और वो अटकलें भी हम सब जानते हैं. बाप इंग्लैंड में भी बाप है, हिंदुस्तान में भी बाप है, नॉर्थ पोल में भी बाप है. बेटा बेटा ही होता है हर जगह. सो दैट एंड फैमिली, बीवी, डॉटर इन लॉ पूरे वर्ल्ड में एक है. मैंने सब जगह थोड़ा सा घूम के देख लिया. इट्स नॉट, सो एवरीबडी शुड गेट दिस. You have cast your dad in the film. So कुछ अपनी लाइफ से कुछ अपने फिल्म में लिया है? It's got a lot actually. It's based on personal experience. That's where it stemmed from. फिल्म की शुरुआत वहीं से हुई थी. मैंने इससे पहले कुछ लिखा था जो मैं 1-1.5 साल shop around करा और I tried to mount it but it wasn't working, and I actually realized that इससे पहले जो मैं लिख रहा था वो काफ़ी dishonest था. So when I started writing तितली, मैंने सोचा था that I really want to write something personal and honest, and that's where तितली stems from. तो family और मेरे अपने experiences family setup के अंदर, not only with my father but a lot of other relationships that I've seen around me, it was supposed to look into give a look into that world, but actually बनाते बनाते और सबके experiences जुड़ते गए फिल्म के अंदर, जितने collaborators आते गए, और actually फिल्म बहुत ज़्यादा universal बन गई है, क्योंकि बनाते बनाते हमको ये पता चला कि as Dibakar is saying, problem मुझसे कहीं ज़्यादा बड़ी है. प्रॉब्लम तो हर जगह है और हर फैमिली की बात हो रही है. तो चाहे वो सिद्धार्थ हो जो सिनेमाटोग्राफर था, जो या शरद हो जिसने फिल्म लिखी है मेरे साथ, या फिर वो नम्रता हो जो एडिटर है, उसकी अपनी माँ के साथ रिलेशनशिप वैसे ही थे जैसे मेरे अपने फादर के साथ होंगे, या हम सब के अपनी फैमिलीज में रहे. तो वो सारे एक्सपीरियंसेस जुड़ के फिल्म बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल बन गई. और इट स्टार्टेड आउट फ्रॉम इट बीइंग about my experiences in my family, but I think it's just now a bigger document of how families are in India to begin with, because हम लोग एक specific cultural context की बात करें और वो backdrop है आज का जो हिंदुस्तान है. But I think universal, because again as Dibakar is saying, family exists everywhere from Berlin to Buenos Aires to Nairobi to wherever. So I think that is what makes it very universal. So it feels kind of wrong to say कि अब सिर्फ मेरी फैमिली की कहानी रह गई है. अब सवाल ये बनता है कि आपको भी क्या जबरदस्ती शादी करने को कहा गया था, जैसे इनको जबरदस्ती बहू बना के लाया गया? Film helped your relationship with your father. He's on the stage today. So through the film, has your relationship evolved? वो थोड़ा सा
सो आई विल जस्ट बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, आई थिंक वो फिल्म मेकिंग का प्रोसेस और पूरा कथार्सिस का प्रोसेस फिल्म के लिए बहुत रोमांटिसाइज्ड होता है. मुझे एक्चुअली लगता नहीं है कि कुछ रिजॉल्व होता है, एंड रेजोल्यूशंस आर नॉट दैट सिंपल. और डेफिनेटली आई हैड नॉट ट्राइड टू मेक दिस फिल्म एज अ कथार्टिक फिल्म. मेरे को कुछ कहना था और मैं सिर्फ वही कहने की कोशिश कर रहा था. इट सो हैपेंड दैट फिल्म के लिए it became really important that we came together and we worked together, and that has helped the relationship grow naturally in the direction that it had to grow probably in the past 3 years. So it has eased out. There's better communication, but I think catharsis थोड़ा सा romanticized word है. मुझे नहीं लगता हमको उसको अंकल को क्या लूजली यूज करना है. बेसिकली बेटा इतना नालायक नहीं निकला जितना सोचा था. नहीं अंकल आपको क्या लगता है कि कुछ रिश्ता बढ़ा या क्या वही? मुझे ऑफ कोर्स थोड़ा मुख्तलिफ लगता है, अलग लगता है इससे. इसके फिल्म के प्रोसेस में जैसे आप सब लोग जानते हैं, लोगों को नहीं पता नहीं होगा, मैं इससे जुड़ना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे कहीं थोड़ा अपने पे भी शक था और शक था कि पता नहीं मैं ठीक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. बहरहाल जो इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट फैमिली को लेके किया है, मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव भी है. जो नए जनरेशन है वो थोड़ा ज़्यादा ही बाहर निकलना चाहती है. हमारी इंडियन फैमिलीज में हमेशा से, मैं अगर रेफरेंस कोट करूं तो बादशाह अकबर का अपने बेटे के साथ भी डिफरेंस था और वहाँ भी वायलेंस हुई थी. तो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी. लेकिन अब जो नया ज़माना है, नए लोग हैं, नए तरीके से सोचते हैं, वो फैमिली से सब कुछ लेना तो चाहते हैं लेकिन देना नहीं चाहते. तो कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे पैदा होगा. तो मेरी ये सब्जेक्ट अपनी पर्सनल ओपिनियन है. मैं कई जगह कंटेंट को लेके थोड़ा तितली से मुत्तफिक नहीं भी हूँ, लेकिन क्योंकि मैं एक्टर हूँ, मैं इसका हिस्सा हूँ, मैंने बड़ी ईमानदारी से कोशिश की है अपना कैरेक्टर पोर्ट्रे करने की. और फिल्म जब पूरी हो गई उसको देखने के बाद ऑफ कोर्स मुझे भी कहीं थोड़ा सा लगा कि हाँ, जो ओल्डर जनरेशन है उसको भी थोड़ा वक्त के साथ साथ नई जनरेशन को समझना चाहिए, बदलना चाहिए. मतलब दोनों तरह का हुआ है. I think something beautiful which I have seen, if I may today in front of everyone say this, I've never told Kannu also. I think what's beautiful is that both of them are filmmakers. You know, he's older generation, he's younger generation. So it's beautiful to see a father and son resolve, or not even resolve, I mean to kind of grow, that relationship grow somewhere in the work that they're doing. कि एक फिल्म मेकर ने अपने फादर को कास्ट किया एक फिल्म में, और सिर्फ वो फिल्म पे काम करते करते उनका रिलेशनशिप somehow I feel gets better or is affected. Connecting. I think that's another film. लेकिन मुझे ये सब नहीं पता. मुझे बताया कि वो अपेंडिक्स का स्कार बड़ा अच्छा है, मेकअप के पैसे बच जाएंगे. अपेंडिक्स नहीं, सॉरी, अपना ये या उसका एक ऑपरेशन का बहुत अच्छा स्कार है. और जैसा कि आप जानते हैं मेकअप में वो स्कार दिखाना बड़ा मुश्किल लगता है. तो मेरे को लुभाने के लिए ने कहा कि पापा एक्टर तो हैं ही और बहुत अच्छे लगते हैं इस रोल के लिए, और स्कार बड़ा अच्छा है. तो आप देखेंगे कि तितली में हर जगह पे पापा के बटन खुले हुए हैं, विनोद मेहरा की तरह. दिस इज प्रोड्यूसर्स पर्सपेक्टिव. दिवाकर, एक फिल्म है कोर्ट जो ऑस्कर में जाने के लिए काफी डिबेट चल रही है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या वो आपने फिल्म देखी और आप चाहते हैं कि वो फिल्म ऑस्कर में जाए? मैंने अभी तक फिल्म नहीं देखी, लेकिन मैं चाहता हूं कि इंडिया से जो बेस्ट 3-4 चुनिंदा फिल्में हैं उनको लेके उनमें डिबेट हो कि इनमें से कौन सी जाएगी ऑस्कर में. बस शिवानी, आप एक अकेली एक ब्यूटीफुल लेडी हैं, तो हम चाहें कि आप कुछ किरदार के बारे में बताएं, अपने कैरेक्टर के बारे में बताएं, क्योंकि यश राज की फिल्म में से डेब्यू कर रही हैं आप, जल्दी लोगों को मौका नहीं मिलता. ऑन योर सेंटर यहाँ पर. हाँ, तो कुछ अपने किरदार के बारे में अगर आप बता सके तो. हाय, मेरा कैरेक्टर नीलू बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की है. स्ट्रॉन्ग इन व्हाट सेंस कि उसको पता एग्जैक्टली उसको क्या करना है और क्या चाहिए लाइफ में. जनरली क्या होता है, अगर हमारी फैमिली हमको फोर्स कर देती है किसी सिचुएशन में कि तुम ये पढ़ लो और अब तुम्हें साइंस ही लेना पड़ेगा, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि ठीक है अब साइंस ले लेंगे, चलो ठीक है.
पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि एंड तक लड़े रहते हैं कि नहीं मुझे नहीं साइंस पढ़ना, और दे नो एग्जैक्टली अगर मैं साइंस लूंगी तो अब मुझे क्या करना है। तो आप एग्जैक्टली जानते हो, तो नीलू को एग्जैक्टली पता है कि अगर मैं इस सिचुएशन में चली गई तो अब मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूंगी। तो जैसे ही वो सिचुएशन में पहुंचती है उसका दिमाग चलना शुरू हो जाता है कि उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है। एंड जैसे फिल्म में इसके साथ मेरी तितली के साथ मेरी शादी हो जाती है, तो उसके बाद वो उसकी मर्जी के खिलाफ होती है, वो नहीं चाहती कि उसकी शादी तितली से हो, और वो कैसे उस फैमिली से बाहर निकलने के लिए, या वो भी एस्केप करना चाहती है, तो हम दोनों ही एस्केप करना चाहते हैं उस फैमिली से, और फिल्म उसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है। चल पूरी कहानी मत बता दियो। प्लीज दिबाकर, आई थिंक द ऑडियंस विल हैव टू आंसर फॉर इटसेल्फ, बिकॉज दिस इज समथिंग आई कांट आंसर फॉर द ऑडियंस, लेकिन मुझे तो लगता है बहुत ही रियल और यूनिवर्सल सिचुएशन है। And in any case, I don't think our job in the film is to, put out correct relationships or take responsibility for what might be, what needs to be portrayed in a correct way or whatever way. Our job is to mirror what we are seeing around us, and I think that's what we've tried to do through the film. नहीं, इसके पीछे there's one more reason, because I think Kanu was being extremely smart when he plotted the character graph of Neelu and Titli. क्या होता है कि फिल्मों का एक बहुत ही पुराना रिवाज है, तकरार फिर प्यार, इकरार, तकरार फिर इकरार या प्यार, करेक्ट, प्यार का इकरार। जिस पर तकरार से अगर शुरुआत नहीं होती तो फिर प्यार का मजा नहीं आता। आई थिंक तितली में जो सबसे एक ह्यूमन चीज है, क्या होता है कि मेरे को याद है कि मैं जब अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर लाता था, तब से और जो मेरी वाइफ है अभी, तब से मेरा अपने पेरेंट्स से रिलेशन चेंज होने लगा। मैं गर्लफ्रेंड को मैं बड़ी इनोसेंटली घर लाता कि देखो मिल लो भाई, मेरी गर्लफ्रेंड है, क्या पता मैं कल शादी कर लूं। तो मेरे पिताजी माताजी बड़े न्यूट्रल से हो गए, हाँ कर लूं, हाँ ओके ओके, एंड सडनली देयर वाज अ डिस्टेंस, उनसे बात हजम नहीं हो रही थी। तो क्या होता है कि लड़का जब भी अपनी फैमिली बनाने के जाता है, उसकी जो पुरानी फैमिली होती है वो सबसे पहले इनसिक्योर होती है, और ये चीज यूनिवर्सल है, आप सब ने देखा है ये। और इसे ही हम जनरेशन गैप कहते हैं कि यार हम तो मोहब्बत में है लेकिन माता पिता मोहब्बत के खिलाफ है। माता पिता मोहब्बत के खिलाफ नहीं है, माता पिता ये सोच रहे हैं कि लड़का भाग जाएगा। यहां पे उल्टा हो रहा है, यहां पे तितली भागने की कोशिश कर रहा है और उसको बोल रहे हैं इसकी शादी कर दो, कहीं ना भागने वाला ही है। शादी कर दी, लेकिन अब शादी के बाद लगता है कि यार ये तो जोरू का गुलाम है, इसकी बीवी तो बहुत चंट है, जैसे हमारे नॉर्थ में कहते हैं, इसका तो अपना एक एजेंडा है, धीरे धीरे माँ बाप को ये भूल रहा है, भाइयों को भूल रहा है, और ये हर फैमिली में होता है। दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। लेकिन व्हाट हैपेंस इज दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इवेंट्स दैट हैपन इन तितली, यू सी दिस ब्यूटिफुल रिलेशनशिप डेवलपिंग बिटवीन तितली एंड नीलू। उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग आती है कि हम दोनों भगोड़े हैं, हम दोनों की लाइफ एक जैसी है, और उन दोनों के बीच में एक नया रिलेशन चालू होता है, और वो इस फिल्म को एक ऐसा क्लाइमैक्स देती है जो हम पहले से एक्सपेक्ट नहीं कर पाते। और मेरे लिए तितली का मजा वहां पे है कि कहां से चालू हुआ और कहां से खत्म हुआ, एंड तक आपको खींच के रखेगा। As your film has already won 8 awards and it has been screened worldwide, including the Cannes Film Festival. My film, Kanu's film. Oh, sorry, yeah, exactly, fine. So the thing is that I just want to know, as just Ranveer just mentioned that this film Titli brings about the darker aspects of life. Is it that you guys are a bit want to change the family aspects of Indian society? मैं तो बिल्कुल चाहता हूं। I want to change all the aspects of Indian family. मेरे लिए ऑपरेशन की शुरुआत फैमिली से होती है, मैं साफ कह रहा हूं। सबसे पहले ये मत करो, वो करो, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। जो सबसे पहले कोई भी एक भारतीय जो सबसे पहले ये शब्द सुनता है, वो ना पॉलिटिशियन से सुनता है, ना धार्मिक गुरु से सुनता है, वो सबसे पहले अपने माता या पिता से सुनता है कि ये मत करो, वो करो। और इससे क्या होता है कि पूरी जनरेशन बन जाती है, हम हाथ जोड़ के चलते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमारे किसी भी माता पिता मिडिल क्लास में ये नहीं बोलते कि बेटा 12th क्लास पास कर लिया, ये ले रक्सैक, ये ले साबुन तेल, ये ले कपड़े, जा पूरा भारत दर्शन करके आ, फिर तेरे से बात करता हूं। कभी किसी फादर ने ये कहा है? तो मैं तो चेंज करना चाहता हूं, मेरे को तो पता है, इंडियन फैमिली को मैं चेंज करना चाहता हूं। डिस्फंक्शनल फैमिली है, जैसे कि आप बता रहे हैं फिल्म में,
तो आप लोगों को जब ये स्क्रिप्ट ऑफर की गई थी तो कितना आप लोगों के लिए शॉकिंग था ये जो पार्ट आप लोग प्ले कर रहे हैं, क्या रिएक्शन था आप लोगों का जिस तरह का रिश्ता आप दोनों का दिखाया गया है? जी मेरे को शॉकिंग तो बहुत था, पर मेरे को नौकरी की ज़रूरत थी, तो जितना भी मैं शॉक हुआ, मैं स्क्रिप्ट पढ़ के खुश भी हुआ। बहुत खूबसूरत तरीके से लिखी गई थी और बहुत इंटरेस्टिंग थी। और एक ये जो लड़का था वो दिल्ली के एक इलाके से है, जो मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, और पर मैं दिल्ली के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। और मुझे ये समझ आया तितली स्क्रिप्ट पढ़ के कि जो हमारे देश में चल रहा है, जो ये पेट्रियार्कल, जो ये मैस्कुलिनिटी ओवरडोज हो रहा है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, बिकॉज मैं एक शेल्टर्ड लाइफ जिया हूँ और सबके बीच में मेरे को कुछ नहीं समझ आया। तो मैं शॉक ज़रूर हुआ, मैं खुश ज़्यादा हुआ, और यारी रोड के 2 चक्कर मारे कि मेरे को पिक्चर मिल गई है, तो मेरा कुछ ऐसा रिस्पॉन्स था। दीपाकर इधर। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी पहले, तो मैं एक्चुअली शॉक में थी, क्योंकि मैं बॉलीवुड फुल ऑन फॉलो करती आई हूँ बचपन से, और मुझे हीरोइन बनना था। तो फॉर मेरे लिए तो ये स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। और जैसे मैंने अपनी फैमिली को देखा था, तो मुझे लग रहा था यार ये बहुत ज़्यादा ये क्या लिख दिया है, ये बहुत डार्क है। और डार्क भी किस सेंस में है कि बिकॉज द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, मुझे चीज़ें बहुत वाइट दिखती हैं। मेरे लिए सिर्फ ब्लैक और वाइट 2 जोन हुआ करते थे, और मैं शिवानी को हमेशा वाइट जोन में रहना है, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी अ गुड गर्ल, और सब कुछ अच्छा होता है, इवेंचुअली सब कुछ अच्छा हो जाता है, वो सब बिलीव करती थी मैं। बट तितली ने मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा सिखाया है और चेंज किया है। बिकॉज जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, तब मैंने रिलेट करना शुरू किया अपनी फैमिली में। वो चीज़ें याद होता है ना, आप जब पढ़ लेते हो चीज़ें तो आपको याद आता है, आप रिलेट करते हो हर सीन के साथ। तो मैंने हर सीन के साथ रिलेट किया, तो मुझे लगा एक्चुअली कुछ गुड है ही नहीं, सब कुछ ग्रे में फॉल कर रहा है। सो उसके बाद से I started enjoying the process. I think that was the beauty of the script which was written by Kanu and Sharath. It's one of the finest screenplays I have read in recent times. मतलब ऐसे ही स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए भूखा रहता हूँ मैं, and kudos to them for a fabulous script. रणवीर, सोशल नेटवर्किंग मीडिया पे कुछ ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि इन फ्यूचर अब आप सिंगल ही रहेंगे या शादी करेंगे? यार तितली के बारे में बात करते हैं, मेरे इसका क्या लेना देना है? दिवाकर, तो तितली के बारे में बात करते हैं। दीपाकर, जिस तरह से ये आपने कैरेक्टराइजेशन किया है पिक्चर का, जो भी कैरेक्टर्स लिखे गए हैं, उसमें आपको नहीं लगता कि जो लैकनेस ऑफ एजुकेशन कहीं ना कहीं दिखाई देता है कैरेक्टर्स में? अब आप एजुकेशन की बात छेड़ रहे हैं, तो मैं फिर उल्टा क्वेश्चन करूंगा कि एजुकेशन का मतलब क्या है? एजुकेशन का मतलब आप ये कह रहे हैं कि माता पिता की बात सुनो, सदा सुबह उठ के नमस्कार करो। मैं उस एजुकेशन में बिलीव नहीं करता हूं। तो नहीं, ये एजुकेट करने के लिए नहीं बनी, ना ही ये दिखाने के लिए बनी है कि इसमें एजुकेशन खराब है। ये बस ये दिखाने के लिए बनी है या कि पहली बात है कि स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, एंगेजिंग है, एंटरटेनिंग है, इसलिए। थैंक यू।